मृग तृष्णा अध्याय 38। अब्बू 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 मुझे बचा लीजिए, अब्बू मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए अब्बू। लगभग रोने लगा था परवेज। उसकी हालत देखकर पहले तो अमजद इस्लाम बुरी तरह से चौंक गया, लेकिन अगले ही पल वो संभल कर बोला, ये क्या हुआ परवेज? तुम्हारे कपड़ों पर खून क्यों लगा हुआ है? और ये तुम्हारे हाथ में चाकू? क्या तेरा किसी से पंगा हुआ है? जी अब्बू। क्या हुआ था? अब्बू परवेज ने डरते हुए बताया। अब्बू मैंने मर्डर कर दिया है अब्बू। क्या? हैरत भरी हुई आंखें निरंतर लड़के के चेहरे को पढ़ने का प्रयास कर रही थी कि कहीं लड़का पागल तो नहीं हो गया है या वास्तव में सच कह रहा है। किसका मर्डर किया है तूने? कांपती आवाज में अमजद इस्लाम ने पूछा। गिरीश का। क्या? अपने मित्र गिरीश का? वो तो तेरे सबसे अच्छे मित्रों में से एक था, फिर कैसे हो गया ये सब? पता नहीं अब्बू कैसे हो गया। जब होश आया तो देखता हूँ कि गिरीश मर चुका है और मेरे हाथ में अभी भी चाकू है। अनजाने में ही गुस्से में गिरीश का मर्डर हो गया मुझसे अब्बू। परवेज लगभग रो पड़ा था। पूरा घटनाक्रम बताओ परवेज, अमजद इस्लाम ने गंभीरता से पूछा। जवाब में परवेज ने वो सारी घटना बयान कर दी जो आज कुंजन बार में घटित हुई थी, और वो रोने लगा। अमजद इस्लाम ने आगे बढ़कर उसके 4-5 थप्पड़ और लगा दिए। परवेज अपने अब्बू के इस अचानक हमले से सकपका गया। पहले से ही भय और आतंक उसके चेहरे पर विराजमान थे। वो चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा हो गया। बच्चे, तेरी जैसी नालायक औलादों की वजह से ही हम राजनीतिज्ञों को परेशानियां आती हैं, वरना इस देश में दूसरी कोई परेशानी नहीं है। हमारे सामने प्रायः हर चीज के लिए हमारे पास विशिष्ट अधिकार होते हैं, लेकिन वर्तमान में जनता भी राजनीतिक रूप से जागृत हो चुकी है। अब लोगों को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं रह गया है। राजनीति में हमारे विरोधी खेमों में ऐसे ही घटना का इंतजार किया जाता है, ताकि वक्त आने पर हमारे खिलाफ उन्हें प्रयोग किया जा सके। तूने हमें बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। हाँ अब्बू, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई अब्बू। तो तू चिंता क्यों करता है मेरे लाल? इस बार अमजद इस्लाम का स्वर बदला हुआ है। वो आगे कहता है, तेरा अब्बू इस राज्य में प्रतिष्ठित मंत्री पद पर कार्यरत है। बड़ी पहुंच है मेरी, जे तो कोई छू भी नहीं पाएगा। उसके एक एक शब्द में अब घमंड की बू आ रही थी। लेकिन अब्बू। क्या लेकिन वेकिन? इतना ही डर लगता है तुझे तो आखिर ऐसा किया ही क्यों? तू बस अब चिंता मत कर। यहाँ वो होता है जो हम चाहते हैं। सब के सब गुलाम हैं हमारे। पहली बार परवेज कुछ नियंत्रण में प्रतीत हो रहा है। उसकी हिचकियां थम चुकी थी और वो सामने खड़े हुए अपने अब्बू को आश्चर्य से देख रहा था। अमजद इस्लाम धीरे धीरे परवेज की तरफ बढ़ा और उसकी पीठ पर हाथ फिराने लगा और उसे समझाने लगा। देख बेटा, पिछले चुनाव से ठीक पहले हमने करोड़ों का घोटाला किया था, लेकिन इसके बावजूद इस मूर्ख जनता ने हमें फिर बड़े अंतर से जिताया कि नहीं? बोल बोल, आज तक उस घोटाले के लिए हमारा कुछ बिगड़ा है क्या? बस हमारे उस पुण्य काम की तह तक जाने के लिए एक आयोग बिठा दिया गया। तो उस आयोग की रिपोर्ट? परवेज ने आशंका व्यक्त की। अरे बच्चा है तू, बच्चा। हम लोगों को जो बात टालनी होती है, हम उसी के लिए एक आयोग बिठा देते हैं। वर्षों बाद उस आयोग की रिपोर्ट आती है और तब तक उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता।
वो रिपोर्ट केवल रद्दी के ढेर का वजन बढ़ाती है। अमजद इस्लाम पैशाचिक हंसी हंसने लगता है। अरे तू तो वास्तव में नासमझ है मेरे लाल। परवेज अपने अब्बू के बारे में जानता है कि ऐसे अवसरों पर उसे तुकबंदी बिढ़ाकर घटिया शायरी कहने की आदत है। कोई हत्याकांड हो या लाखों मर जाएं दंगों में, हम ही तो जिम्मेदार हैं, क्यों उनकी जांच कराएं। जनता तो शोर मचाएगी पर हम भी किसी से कम नहीं। सबसे अच्छा तरीका ये एक आयोग बिठाएंगे। देश का क्या है भून कर खाएंगे, देश का क्या है भून कर खाएंगे। धीरे धीरे हंसी का फव्वारा थमने लगा था। लेकिन अब्बू, कभी कभी तो नेताओं को भी जेल हो जाती है। हाँ होती है, पर वो जेल कम और 5 स्टार होटल अधिक होता है, जहां हमें आम आदमी के विपरीत सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। हम इसी आम आदमी के टैक्स के पैसों से मौज मस्ती करते रहते हैं, अपने बंगलों में या जेल में। अच्छा एक बात बता परवेज, इस बार तेरा परीक्षा परिणाम क्या रहा? अब्बू, मैं फिर से फेल हो गया। शाबाश बेटा शाबाश, तुम हमारे ही नक्शे कदम पर चल रहे हो। जब मैं इस राज्य का मंत्री बना था तो मेरी भी शिक्षा कुछ अधिक नहीं थी। मैं भी कई बार फेल हो चुका था। तो चिंता मत कर मेरे लाल, तुझे कौन सा डॉक्टर या इंजीनियर बनना है? तुझे भी तो एक रोज आखिर राजनीति में ही उतरना है, और देखना कि ये जनता तुझे भी सिर आंखों पर बिठाएगी। मतलब सिर्फ वोट से होता है बेटा, और वोट तो हमें मिल ही जाएंगे। अमजद इस्लाम बेशर्मी से बोलता जा रहा था। वाह अब्बू वाह, और तो और बेटा, यहाँ तो ये भी सुविधा है कि जेल में बैठकर भी शासन चलाया जा सकता है। कितनी अच्छी व्यवस्था है ना? अमजद इस्लाम कुटिलतापूर्ण हंसी हंसने लगा। क्या आप सच कह रहे हैं अबू? अब परवेज के चेहरे पर भी हंसी की कोशिकाएं जन्म लेने लगी थी। अपराध बोध और भय के भाव जाते रहे हैं। अच्छा परवेज, अब अपने कमरे में जाओ और चिंता मत करो, हम कोई ना कोई रास्ता खोज निकालेंगे। तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब हमें अकेला छोड़ दो, हमें कुछ आवश्यक कार्य समाप्त करने हैं। जी अब्बू, ये कहकर परवेज अपने अब्बू अमजद इस्लाम को छोड़कर अपने कमरे की ओर चल पड़ता है। अमजद इस्लाम इस राज्य के मंत्रिमंडल का एक महत्वपूर्ण सदस्य था। राजनगर जिसकी राजधानी थी, वो एक लगभग अनपढ़ गंवार और जाहिल व्यक्ति था। उसकी सोच में हमेशा कोई ना कोई खोट रहती थी। उसने अपने बचपन में अपने अध्ययन कार्य पर भी कभी ध्यान नहीं दिया था। लोगों से बेवजह मारपीट करना, लड़कियों को छेड़ना, बलात्कार करना आदि उसके मनपसंद कार्य होते थे। लेकिन धीरे धीरे उसने राजनीति की ओर कदम बढ़ा दिए थे और हमारे देश की धर्म और जाति पर आधारित राजनीति ने उसका जबरदस्त स्वागत किया था। अपनी परंपराएं ही निराली हैं। अमजद इस्लाम पर आज भी हत्या और बलात्कार के केस चल रहे हैं, लेकिन जनता को इस सब से तब तक तो बिल्कुल भी मतलब नहीं जब तक कि अपराधों की तीव्र आंच खुद उसके परिवार पर ना पड़ने लगे। भारत के तथाकथित एक सफल व दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की हालत ये है कि हमारी संसद व विधानसभाएं अपराधियों से भरी पड़ी हैं। सामाजिक राजनीतिक जीवन में ईमानदारी की अपेक्षा और मांग करने वाले यही लोग जाति व धर्म के नाम पर न जाने कितने आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को
राजनीति में सफल बनाने में सहयोग दे चुके हैं। इसी प्रकार धीरे धीरे अमजद इस्लाम भी राजनीति में सफल होता गया और आज राज्य का एक प्रतिष्ठित मंत्री बन बैठा है। इस समय वो अपने बेटे परवेज के जाने के बाद अपने मोबाइल में व्यस्त हो चुका है। उसने एक नंबर डायल किया और बातचीत प्रारंभ होने पर कहना शुरू किया, खन्ना, हम अमजद इस्लाम बोल रहे हैं। उस योजना के बारे में क्या सोचा? सर, मैं योजना पर काम करना चाहता हूँ, लेकिन खतरा बहुत है। आजकल मीडिया भी बहुत तेज हो चला है। खन्ना ने जवाब दिया, कैसा खतरा? अरे हम हैं ना, तुम बस आगे बढ़ो और ध्यान रखो कि मीडिया से डरने की जरूरत नहीं। मीडिया हमारे हाथों बिकी हुई है। संचार के ज्यादातर माध्यम हमारे इशारों पर ही काम करते हैं। यदि हम पकड़े गए तो क्या होगा? हमारा ये घोटाला लोगों की नजर में आ जाएगा। सर, यही तो डर है। डर कैसा खन्ना? अधिक से अधिक क्या होगा? एक जांच बिठा दी जाएगी। हमें सिर्फ यही कहना है कि ये गलत आरोप है, विपक्ष की हमारे खिलाफ की गई कोई साजिश है, बस। साथ ही में स्वतंत्र जांच कराने की चुनौती देनी है। इस देश में साल दर साल इतने घोटाले होते रहे हैं, तुम बताओ कभी भी किसी का कोई नुकसान हुआ है क्या? अमजद इस्लाम जोर जोर से हंसने लगता है और आगे कहता है, खन्ना, क्या होगा? बस कुछ नहीं, कुछ दिन के लिए हमारा ये पुण्य कर्म मीडिया के लिए एक महत्वपूर्ण खबर बन जाएगा। अब भाई, बहुत से मीडिया वाले हमारे लिए काम करते हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि उनकी टीआरपी बढ़ाने के लिए उन्हें कुछ मजेदार खबरें दें, ताकि उन खबरों पर बहस हो सके। बहुत नादान हो तुम खन्ना। संसद और विधानसभाओं में नियम कानून हम ही बनाते हैं। हम देश को चलाते हैं। जब चाहा अपना वेतन भी बढ़ा लिया, जब चाहा अपनी सुविधाएं बढ़ा ली। लोकतंत्र के कारण जवाब तो देना ही पड़ता है, लेकिन जवाब तो कुछ भी हो सकता है। जवाब का मतलब सही जवाब तो नहीं होता ना। खन्ना, सोचो, इतना बड़ा घोटाला हमारा जीवन बदल देगा, और फिर अगले चुनाव के लिए पार्टी फंड भी तो जुटाना है। सब कुछ पब्लिक के पैसों से ही तो होता है। पर सर, क्या खन्ना, तुम घबराओ मत, हम अकेले नहीं हैं। हमारे साथ कई अन्य छोटे बड़े राजनीतिज्ञ भी हैं। तुम काम जारी रखो। लेकिन सर, विपक्ष को एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल सकता है। यदि हमारे इस घोटाले की भनक भी लग गई तो? खन्ना, ऊपरी स्तर पर सत्ता पक्ष और विपक्ष अलग अलग होते हैं। दोनों में प्रतिद्वंदिता भी होती है सत्ता के लिए, लेकिन अंदरूनी स्तर पर हम सभी एक जैसे ही हैं। तुम हमारा छुपाओ, हम तुम्हारा। अब जब मीडिया और पब्लिक थोड़ा बहुत शोर करते हैं, तो हमें भी कुछ दिखावा तो करना ही पड़ता है। लगता है कि विपक्ष दागी नेताओं को सजा दिलवाना चाहता है, पर सच बताओ खन्ना, तुमने व्यवहार में कभी ऐसा होते हुए देखा है क्या? अमजद इस्लाम कुछ क्षणों के लिए ठहरता है और फिर आगे कहता है, और फिर कई विपक्षी नेता हमारे इस बड़े घोटाले में हमारे साथ शामिल हैं। ठीक है सर, मैं इस परियोजना की फाइल को आज ही आगे फॉरवर्ड कर देता हूँ। अन्य अधिकारियों का सहयोग आपने सुनिश्चित कर ही लिया होगा। खन्ना इसके बाद खुद से ही कुटिलतापूर्ण तरीके से कहता है, वैसे भी सर, सभी तैयार बैठे हैं, बस मौका मिलना चाहिए। लेकिन हाँ, 2 नए आईएएस अधिकारी आए हैं, नया खून है, उनका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा सर। तुम चिंता मत करो खन्ना, यदि हम पकड़े भी जाएंगे तो एक जांच ही हो सकती है और कुछ नहीं।
कुछ समय के लिए बवाल होगा, फिर सब शांत। वोट तो फिर भी मिलेंगे। तुम तो जानते ही हो खन्ना कि देश में कितने बड़े बड़े घोटाले करने वाले नेता तक मंत्री, कैबिनेट मंत्री या मुख्यमंत्री तक बने हुए हैं। सुनो खन्ना, मैं तुम्हें कुछ पंक्तियां सुनाना चाहता हूँ। खन्ना को ही नहीं, लगभग सभी लोगों को अमजद इस्लाम की इस आदत के बारे में पता था, पर उसे सुनने के अलावा कोई चारा नहीं। इसीलिए खन्ना ने खुद को मानसिक रूप से तैयार कर लिया है। अमजद इस्लाम बोलना शुरू करता है। दुनिया में हम अपना नाम कर जाएंगे, घोटालों की होड़ में सबसे आगे जाएंगे, भ्रष्टाचार की गलियों में अपना नाम ही पाएंगे। देश का क्या है, भून कर खाएंगे, भून कर खाएंगे। खन्ना इन पंक्तियों के लिए अमजद इस्लाम की दिल खोल कर प्रशंसा करता है। इस्लाम उत्साहित होकर आगे कहता है, कुछ भी ले लो हमसे, हमें तो कुर्सी चाहिए। देश चलाने के खातिर घोटाले भी चाहिए। खन्ना उसे बीच में रोक देता है। मोबाइल को कान से चिपकाए चिपकाए उसके कान में दर्द हो चुका है। वो कहता है, एक बात तो है सर, इस राजनीति और सत्ता को लेकर आपके मन में कोई दुविधा नहीं है। व्यवहारिक है आप और आपके विचार। वो दोनों लोग खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। देखो खन्ना, आदमी को तो प्रैक्टिकल ही होना चाहिए। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है वोट। बस अपने वोट बैंक पर फर्क ना पड़े तो बाकी कुछ भी करते रहो। लाशें कितनी भी गिर जाएं, एक वोट के खातिर गरीब जनता से हमें वोटों का रिश्ता चाहिए। दो पंक्तियां कहने के बाद अमजद इस्लाम गंभीरता से कहने लगता है, आम आदमी तो वोट देने के लिए होता है बस। वोट और नोट, वोट के साथ साथ टैक्स के रूप में नोट। खन्ना, एक बात बताओ कि तुम अपनी कमाई से अपने परिवार वालों के लिए और अपने लिए सबसे पहले क्या करते हो? सर, वही जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है जी, और जो सभी करते हैं। जैसे जी शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च, सुरक्षा पर खर्च, एक बेहतर जीवन शैली प्राप्त करने के लिए खर्च। ठीक यही पब्लिक को भी चाहिए होता है खन्ना। लोग टैक्स देते हैं जिससे कि देश चले और उन्हें व उनके बच्चों को बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं मिले। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। सभी चाहते हैं कि अपने द्वारा टैक्स के रूप में चुकाए गए पैसे से कम सुरक्षा तो मिले। लेकिन ये भी नहीं होता। ट्रेन दुर्घटना, आतंकवादी घटना या देश में अंदरूनी हिंसा आम बात है यहाँ। हाँ, सुरक्षा हमें मिलती है। अमजद इस्लाम ने मुंह कुछ इस तरह बना रखा था कि जैसे वो हिंदुस्तान के आम आदमी को चिढ़ा रहा हो, उसका मजाक उड़ा रहा हो। हमें मिलती है सुरक्षा और सभी सुविधाएं। बड़ी बड़ी गाड़ियों में संसद या विधानसभा और फिर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में अपना बंगला। खन्ना, यहाँ तो हमें सुरक्षा प्रदान करने वाला जवान तक सुरक्षित नहीं है बेचारा। सिर्फ हम हैं खन्ना, सिर्फ हम। गरीब जनता से हमें वोटों का रिश्ता चाहिए। भूखे प्यासे बच्चों को भूखा और बनाएंगे। दूध क्या होता है वो कभी जान भी ना पाएंगे। और हम अपने कोठों पर दूध से नहाएंगे। देश का क्या है, भून कर खाएंगे, भून कर खाएंगे। अध्याय 38 समाप्त होता है।